हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सैम्पल पेपर 5 के बारे में। मैंने ऑलरेडी 4 सैम्पल पेपर बनाए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चेक कर सकते हो। केमिस्ट्री का ये सैम्पल पेपर है क्लास 12 सेशन 2021-22 टर्म 2 का। मैक्सिमम मार्क्स होंगे 35, टाइम अलॉटेड है 2 आवर्स। टोटल 12 क्वेश्चन है। 1 to 3rd क्वेश्चन आर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें हर एक का क्वेश्चन का मार्क्स है 2 मार्क्स का। 4 to 11 क्वेश्चन आर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 3 मार्क्स का ईच है। 12th क्वेश्चन इज ए केस बेस्ड क्वेश्चन जो 5 मार्क्स का है। ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी एंड यूज ऑफ लॉन्ग टेबल एंड कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन ए 2 मार्क्स का। सबसे पहले हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की। हाउ आर द फॉलोइंग कन्वर्जन्स कैरिड आउट एनी टू, आपको बताना है। सबसे पहले दिया हुआ है इथाइल साइनाइड टू इथेनॉइक एसिड। इथाइल साइनाइड होता है हमारा CH3CH2CN। आपको इसको कन्वर्ट करना है इथेनॉइक एसिड विच इज CH3COOH में। अगर आप देखो इसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या हो रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन इसमें डिक्रीज हो रहे हैं। तो हमें पता है हम ब्रोमेड अमाइड डिग्रेडेशन से क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ कार्बन को डिक्रीज कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे H+ और OH की प्रेजेंस में। अगर आप क्या करते हो पार्शियल हाइड्रोलिसिस, तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस से याद रखना जो हमारा नाइट्राइल ग्रुप है वो बना देता है हमारा अमाइड। ठीक है, अब हमारा अमाइड बन गया। अब हमें क्या करना है, ब्रोमीन को हम प्रेजेंस रिएक्ट कर सकते हैं NaOH और KOH की प्रेजेंस में, अल्कली की प्रेजेंस में। तो याद रखना एक कार्बन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, हमारा बन जाता है अमाइन CH3CH2NH2। ठीक है, अब आपका अमाइन बन गया। अब आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये जो अमाइन है इसको रिएक्ट करोगे HNO2 के साथ। ठीक है, HNO2 के साथ आप इसको रिएक्ट करोगे और याद रखना इससे क्या बन जाता है, इस रिएक्शन में हमारा बन जाता है अल्कोहल विच इज CH3CH2OH। ठीक है, अब आपका क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। अल्कोहल को आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करोगे, इसकी ऑक्सीडेशन कर दोगे इन प्रेजेंस ऑफ KMNO4। ठीक है, KMNO4 और K2Cr2O7 आप कुछ भी ले सकते हो, इसकी ऑक्सीडेशन कर दोगे तो ये बन जाएगा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इससे हम इथाइल साइनाइड से इथेनॉइक एसिड बना सकते हैं। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है ब्यूटेन 1ऑल टू ब्यूटेनॉइक एसिड। ब्यूटेन 1ऑल बना लेते हैं हम CH3CH2CH2CH2OH। ब्यूटेन ऑल है ये। ठीक है, इसको हमने कन्वर्ट करना है ब्यूटेनॉइक एसिड विच इज CH3CH2CH2COOH। तो आपने क्या किया, डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हो आप। अभी अभी हमने रिएक्शन पढ़ा था। अगर आप क्या करो K2Cr2O7, ठीक है, K2Cr2O7 के साथ आप रिएक्ट करते हो इन एसिडिक मीडियम, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा एल्कोहल टू द कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है बेंजोइक एसिड टू मेटाब्रोमो बेंजोइक एसिड। ठीक है, आपने क्या लिया हुआ है, बेंजोइक एसिड लिया हुआ है COOH और आपने कन्वर्ट करना है मेटाब्रोमो बेंजोइक एसिड में। मेटा पोजीशन पे आपने क्या अटैच किया, ब्रोमीन। अब याद रखना हम क्या कर सकते हैं, अगर आपने ब्रोमीन लिया हुआ है इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3। अब ये जो FeBr3 है वो क्या करेगा, ये एक Br एक्सेप्ट कर लेगा, आपका बन जाएगा Br पॉजिटिव। ये जो Br पॉजिटिव है एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये बेंजीन की रिंग में अटैच होने की कोशिश करेगा। और याद रखना ये जो हमारा एक COH ग्रुप जो है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो इसमें -R इफेक्ट हो जाता है और -R इफेक्ट होने से ये क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग। तो जो ब्रोमीन है वो अटैच हो जाता है मेटा पोजीशन पे, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। 2 हाफ रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आर गिवन। 2 हाफ रिएक्शन दिया हुआ है हमें, दोनों का E0 दिया हुआ है। हमें बताना है कंस्ट्रक्ट द रिडॉक्स इक्वेशन फ्रॉम द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द सेल। हमें रिडॉक्स इक्वेशन बनाना है यूजिंग स्टैंडर्ड पोटेंशियल एंड प्रिडिक्ट द रिएक्शन इज रिएक्टेंट फेवर्ड और प्रोडक्ट फेवर्ड। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, हमें इक्वेशन बनाना है। हम बनाएंगे एट एनोड। एनोड क्या होता है, याद रखना हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है, जिसमें इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो SN2+ अगर आप देखोगे कन्वर्ट हो रहा है SN4+ में और वो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दोनों एक्वस स्टेट में है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करेंगे किसकी, MnO4 नेगेटिव। सो MnO4 नेगेटिव जो एक्वस है, ठीक है, ये 8H+ एक्वस में 5 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ये क्या हो रहा है, एट कैथोड हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ Mn2+ एक्वस प्लस 4H2O। अब इन दोनों इक्वेशन में देखते हैं, एनोड में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, कैथोड में इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। बट अगर हमें रिडॉक्स इक्वेशन बनाना है, हम चाहते हैं जो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन वो सेम हो,
तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे तो इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन थे इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि दोनों में जो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सेम हो। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आप कैंसिल कर दोगे, अब आप ये जो इक्वेशन है इसको ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2MnO4 नेगेटिव प्लस 5SN2 प्लस 16H प्लस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 2Mn2 प्लस 5SN4 प्लस 8H2O। तो आपकी रिडॉक्स इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन का हम E ऑफ द सेल निकालते हैं। E ऑफ द सेल क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल। अगर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालें सेल का तो हमारा होता है E कैथोड, E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड। कैथोड वही बनता है जिसमें क्या हो रही होती है, रिडक्शन हो रही होती है, और जिसकी E नॉट की वैल्यू ज़्यादा है। E नॉट की वैल्यू ज़्यादा किसकी, MnO4 नेगेटिव Mn2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो हम लिखेंगे 1.51। तो पहले वाले में क्या हो रहा है, जो कैथोड होता है उसमें क्या होता है, रिडक्शन होता है। पहले लिखते हैं E कैथोड माइनस E एनोड, एनोड बन जाएगा हमारा 0.15। जब आप वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे आएगा 1.36 वोल्ट्स, ठीक है। अगर आपका जो E नॉट ऑफ द सेल है, कभी भी अगर आपका E नॉट ऑफ द सेल क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव तभी आएगा जब रिएक्शन क्या है हमारा स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब कि ये जो रिएक्शन है ये खुद से हो रहा है, इट इज़ मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। और अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन मूव कर रहा है तो जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, द प्रोडक्ट इज फेवर्ड। तो इस रिएक्शन में प्रोडक्ट फेवर्ड होगा। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। सबसे पहले दिया अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड एज डायरेक्टेड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर। अब सॉल्युबिलिटी इन वाटर 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक फैक्टर है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जितना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है उतना ज़्यादा कंपाउंड ईजिली सॉल्युबल हो जाता है वाटर में, अगर वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। और दूसरा फैक्टर होता है साइज़। जैसे जैसे साइज़ बढ़ता है, याद रखना ये जो हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, तो जितना साइज़ बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी उतना कम होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस सबसे पहले जिसका सबसे कम सॉल्युबिलिटी होगा वो होगा हमारा एनिलीन C6H5NH2। इसमें ये जो रिंग वाला पार्ट होता है इट इज़ हाइड्रोफोबिक, सो एज ए रिजल्ट सॉल्युबिलिटी कम होती है। फिर हमारा आ जाएगा प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी सेकेंडरी में फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखेंगे। सेकेंडरी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, कम होती है, ठीक है। और प्राइमरी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी, सबसे ज़्यादा। सो एज ए रिजल्ट जो प्राइमरी होगा वो सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होगा। सेकेंड दिया हुआ है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब याद रखना बॉइलिंग पॉइंट भी डायरेक्टली डिपेंड करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे, बट यहाँ पे हम देखेंगे कि वो खुद के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितनी बना सकता है, ठीक है। तो अगर हम इसमें बात करेंगे कि कितनी जल्दी वो खुद के साथ एसोसिएट, जितना जल्दी वो खुद के साथ एसोसिएट होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। तो अगर हम बात करेंगे टर्शरी की CH3C2H5 थ्राइस N, इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें कोई H नहीं है, तो देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सबसे कम होता है। फिर आ जाएगा हमारा सेकेंडरी। इसमें अगर आप देखोगे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है N के साथ, ठीक है, तो ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट टर्शरी से ज़्यादा होगा। और अगर हम लास्ट की बात करेंगे C2H5NH2, इसमें क्या है, जो प्राइमरी अमाइन है इसके साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड ये बना सकता है खुद के साथ, ठीक है, खुद के मॉलिक्यूल्स के साथ। सो एज ए रिजल्ट जो प्राइमरी अमाइन का हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ है। इसमें क्या दिया है, ए कोलाइडल सॉल्ट इज प्रिपेयर्ड बाय द गिवन मेथड इन द फिगर। व्हाट इज द चार्ज इन द hydrated ferric oxide colloidal particle formed in the test tube and how is the salt represented। ठीक है, so हमें क्या दिया, FeCl3 दिया हुआ है, हमने इसको रिएक्ट किया NaOH के साथ, और ऑलरेडी इन्होंने हमें क्या दे दिया है कि हमें मिला है फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड होता है Fe2O3, हमें ऑलरेडी मिल गया, ठीक है। और साथ में याद रखना XH2O भी हमें मिलता है। अब इन्होंने पूछा इसका चार्ज क्या है। अब हमने FeCl3 NaOH में डाला हुआ है, तो NaOH क्या हो जाएगा, याद रखना जिस सोल्यूशन में डालोगे वो क्या होगा, एक्सेस में होगा, ठीक है, NaOH एक्सेस में होगा। सो एज ए रिजल्ट जो OH नेगेटिव आइंस है वो भी क्या होंगी, एक्सेस में होंगी, और जो OH नेगेटिव आइन है वो क्या हो जाती है, एड्जॉर्ब हो जाएंगी, ठीक है। तो जो एक्सेस में होता है वो क्या हो जाएगा, एड्जॉर्ब हो जाएगा। एज ए रिजल्ट पूरा सॉल का चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम बोलेंगे नेगेटिवली, ये बन जाएगा हमारा नेगेटिवली चार्ज्ड सोल। नेक्स्ट हम बात करें फोर्थ के बी पार्ट की। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। लेदर गेट हार्डन्ड आफ्टर टैनिंग। लेदर क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है जब आप उसकी क्या करो, टैनिंग करो।
तो सबसे पहले जो एनिमल का जो स्किन होता है और एनिमल का जो हाइड होता है, ठीक है, वो कोलाइडल नेचर का होता है। एनिमल स्किन और जो उसका हाइड है दैट इज कोलाइडल नेचर, और इसका चार्ज होता है पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर आप इसको क्या कर रहे हो, अगर आप इसको सोक करो किसमें, टैनिन में। अब टैनिन का क्या चार्ज होता है, टैनिन का चार्ज होता है नेगेटिवली चार्ज्ड। ये नेगेटिवली चार्ज क्या होता है, कोलाइड होता है। हमने ऑलरेडी पढ़ा है, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कोलाइड को आप साथ में रख लो तो क्या होता है, म्यूचुअल कोगुलेशन। तो दोनों का क्या होता है, म्यूचुअल कोगुलेशन हो जाता है, और कोगुलेशन होने की वजह से क्या होता है, हार्डनिंग ऑफ लेदर हो जाता है। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है लायोफिलिक सॉल्ट इज मोर स्टेबल देन द लायोफोबिक सॉल्ट। ऐसा क्यों होता है, लायोफिलिक सॉल्ट ज़्यादा स्टेबल इसलिए होते हैं क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, लायोफिलिक सॉल्ट के जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं, दे आर हाइड्रेटेड, ठीक है, ये हाइड्रेटेड होते हैं इन सोल्यूशन। हाइड्रेटेड इन सोल्यूशन मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स इसको सराउंड करते हैं और इसको स्टेबलाइज कर देते हैं। एज ए रिजल्ट क्या होता है, जो हाइड्रोफिलिक सॉल्ट्स हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, बट हाइड्रोफोबिक सॉल्ट्स में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट हम फोर्थ का और वाला क्वेश्चन करेंगे। इसमें दिया हुआ है एक्सप्लेन व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन ए बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू ए कोलाइडल सोल्यूशन। अगर आप बीम ऑफ लाइट कोलाइडल सोल्यूशन से पास करोगे तो याद रखना जो पाथ है, द पाथ ऑफ लाइट, जो पाथ होगा लाइट का, दैट विल बिकम विजिबल, ठीक है। विजिबल क्यों होता है, बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो इसमें क्या होता है, देयर इज ए स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और इस इफेक्ट को हम बोलते हैं, जिसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, वी कॉल इट एज टिंडल इफेक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है, टिंडल इफेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमें दिया हुआ कि KCl सोल्यूशन इज एडेड टू द फेरिक हाइड्रेटिक फेरिक ऑक्साइड सोल्यूशन। अगर आपने KCl ऐड कर दिया, ठीक है, नॉर्मली फेरिक हाइड्रेटेड फेरिक जो ऑक्साइड का सॉल्व होता है, इसका चार्ज होता है पॉजिटिव। तो आपने इसमें क्या कर दिया, इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा कि किसी भी सॉल्व में अगर आप इलेक्ट्रोलाइट डालो तो जो अपोजिटिवली चार्ज सॉल्व जो आइंस होती है, जैसे Cl नेगेटिव आइंस, वो क्या करेंगी, प्लस चार्ज के पास चले जाएंगी, और एज ए रिजल्ट इसको क्या कर देंगी, इसको न्यूट्रलाइज कर देगी, ठीक है। और न्यूट्रलाइज करने से क्या हो जाएगा, ये जो सॉल्व होगा वो क्या हो जाएगा, उसकी कोगुलेशन हो जाएगी। तो इसमें अगर आप कभी भी इलेक्ट्रोलाइट डालोगे तो उसकी क्या हो जाती है, कोगुलेशन होती है। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू ए सॉल्व, ठीक है। अब अगर आपने सॉल्व से क्या पास किया, इलेक्ट्रिक करंट पास किया है, तो जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, ठीक है, कोलाइडल पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स इलेक्ट्रोड। तो कोलाइडल पार्टिकल्स क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रोड की तरह मूव करने लग जाएंगे। सपोज हमारे पास दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है एनोड में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और कैथोड में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और कोलाइडल पार्टिकल्स का चार्ज क्या है, नेगेटिव है। सपोज नेगेटिव चार्ज है तो वो एनोड की तरफ मूव करेंगे, कोलाइडल पार्टिकल्स का चार्ज पॉजिटिव है, वो कैथोड की तरफ, और ये यहाँ वहाँ पे जाके क्या करेंगे, जैसे वो वहाँ पे पहुँच जाएंगे, दे विल लूज देयर चार्ज, ठीक है, वो अपना चार्ज क्या करेंगे, दे विल लूज देयर चार्ज, अपना चार्ज लूज कर जाएंगे, और ये शो कर देंगे कोगुलेशन। तो ये जो है हमारा मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, राइट द नेम, स्ट्रक्चर एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। इनके सबसे पहले हम नेम की बात करेंगे। नेम के लिए सबसे पहले हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा। ये पूरा कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है तो टोटल चार्ज 0 हो जाएगा, x + 0। क्लोराइड आयन का चार्ज होता है -1, NO2 का -1, तो x का हो जाएगा +2। इसका नाम लिख लेंगे, इसका नाम क्या होगा, सबसे पहले हमारा अमाइन आएगा, फिर क्लोराइड आएगा, फिर NO2 आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे डाई अमाइन, MINE, डाई अमाइन क्लोराइडो। अब ये एम्बिडेंटेड लिगेंड है और NO2 की तरफ से ये अटैच करेगा, तो इसे हम बोलेंगे नाइट्राइटो N। अगर आप देखोगे इस कॉम्प्लेक्स का पूरा न्यूट्रल है, न्यूट्रल यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो तो हम मेटल का सेम नाम लिखेंगे, हम लिखेंगे प्लेटिनम 2, ठीक है। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है CONH3, इसका सबसे पहले चार्ज निकालेंगे, Cl का हो जाएगा -1, तो इसका हो जाएगा +1, कॉम्प्लेक्स का +1 हो जाएगा, तो x + 0 -1 × 2 + 1, तो x हो जाएगा हमारा +3, ठीक है। इसमें भी हम नाम लिखेंगे, सबसे पहले अमाइन का नाम आएगा, फिर आ जाएगा हमारा क्लोराइडो, सबसे पहले लिखेंगे हम
टेट्राअमाइन, टेट्राअमाइन, ठीक है, डाइक्लोराइडो, डाइक्लोराइडो। अब इसमें कॉम्प्लेक्स का चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, तो मेटल का नाम इस पॉजिटिव चार्ज में भी सेम लिखेंगे, हम लिखेंगे कोबाल्ट, ब्रैकेट में लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर 3 और एंड में आ जाएगा हमारा क्लोराइड। लास्ट में दिया हुआ है NiCO4, ये न्यूट्रल है, CO ये पूरा, और Ni भी क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो पूरा कॉम्प्लेक्स भी न्यूट्रल था तो सब 0 हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर भी 0 हो जाएगा, तो इसे लिखेंगे हम टेट्रा कार्बोनाइल, टेट्रा कार्बोनाइल निकल, टेट्रा कार्बोनाइल निकल 0। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है इसका स्ट्रक्चर एंड मैग्नेटिक बिहेवियर। सबसे पहले अगर हम पीटी की बात करें, पीटी हमें क्या दिया हुआ है, +2 की फॉर्म में दिया हुआ है। +2 पीटी हो जाता है हमारा 5D8। और याद रखना इसमें क्या प्रेजेंट है, देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। जो NH3 है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है, इट कैन कॉज पेयरिंग, वो पेयरिंग कॉज कर देगा, ठीक है। तो अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे 5D का, ठीक है, 1 2 3 4 5, 5D में अगर आप देखोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने मिलेंगे आपको, 8, और 8 इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 5D का एक ऑर्बिटल क्या होगा, फ्री होगा, साथ में हम बना देंगे 6s एंड 6p। अब हम लिगेंड देखेंगे, लिगेंड हमारा यूनिडेंटेड है और 4 लिगेंड है, तो 4 लिगेंड कहाँ पे जाएंगे, जो 4 ऑर्बिटल फ्री होंगे, एक 5D का, एक 6s का और 2 6p के ऑर्बिटल्स में क्या हो जाएंगे, लिगेंड चले जाएंगे, और हमारी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएंगी DsP2, ठीक है। तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी और ये बन जाता है हमारा स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमें दिया हुआ है कोबाल्ट, कोबाल्ट का हमने चार्ज निकाला था, इट वाज +3, हो जाएगा 3D6। इसमें भी क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करेगा, जैसे NH3 है वो क्या कर देगा, पेयरिंग कर देगा, पेयरिंग से क्या हो जाएंगे, जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो एक तरफ चले जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा हो जाता है क्या, 3D, ठीक है। अब 3D के बाद क्या आता है हमारा, 3D के बाद आता है हमारा 4s एंड 4p। इसमें क्या होगा, अब देखो नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं, 6 हैं, 6 लिगेंड्स क्या करेंगे, 6 ऑर्बिटल्स ऑक्यूपाई करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा D2sp3, ठीक है। तो जो ऑर्बिटल्स होंगे वो फ्री ऑर्बिटल्स, जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं वहाँ पे आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा D2sp3, तो हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। अगर आप पहले दोनों कॉम्प्लेक्स को देखोगे, पहले दोनों कॉम्प्लेक्स में सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, तो दोनों कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएंगे, डायामैग्नेटिक हो जाएंगे। पहले दोनों कॉम्प्लेक्स क्या डायामैग्नेटिक, एक हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर, एक हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। और थर्ड की बात करेंगे NiCO4, ठीक है। Ni हमारा होता है 3D8 4s2, ठीक है। तो बना लेते हैं हम 1 2 3 4 5 4s2, फिर उसके बाद आ जाता है हमारा 4p, ठीक है। अब इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होगी, और 4s के इलेक्ट्रॉन्स किस में चले जाएंगे, 4s के इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और 4s के इलेक्ट्रॉन d में चले जाएंगे, तो टोटल d में क्या आ जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है। और जब हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे, क्योंकि 4 लिगेंड है, तो हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, s में 2 और p में 3, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी इसमें, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और sp3 होता है हमारा टेट्राहेड्रल, तो हमारा बन जाएगा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। और अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को देखोगे, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो चुकी है, ये भी क्या होगा हमारा, ये लास्ट वाला कॉम्प्लेक्स भी हमारा होगा डायामैग्नेटिक। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में एक तरफ क्या दिया हुआ है, एसिटाल्डिहाइड दिया, एक तरफ फॉर्मल्डिहाइड दिया हुआ है, डाइल्यूट NaOH हीट। सबसे पहले क्या होता है, जो एसिटाल्डिहाइड है इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, फॉर्मल्डिहाइड में नहीं प्रेजेंट है, तो इसमें क्या करेंगे, हम एल्डोल क्रॉस एल्डोल करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसमें, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, और इसके साथ लिखेंगे एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड में ऐसे लिख लूँगा HCH2CHO इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कली और OH नेगेटिव, ठीक है। अब ये OH नेगेटिव क्या करेगा, अल्फा हाइड्रोजन जो H+ है उसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अटैच करेगा, उसके साथ वाटर रिलीज कर देगा, और इस कार्बन पे आ जाएगा डेल्टा नेगेटिव चार्ज। अब ये डेल्टा नेगेटिव चार्ज वाला कार्बन क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, ये इस C कार्बन पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, और ये जो ऑक्सीजन है ये मीडियम से H+ एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। तो आपका बन जाएगा HCH2C डबल बॉन्ड OH।
आपका ये बन गया कंपाउंड। अब साथ में क्या दिया हुआ है इन्होंने, इसके साथ आपको हीट करना है। जब आप हीट करोगे तो याद रखना यहाँ से OH और यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है और हमारा बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। तो आपका ये कंपाउंड बन गया। ठीक है, अब ये जो कंपाउंड बन गया इसमें अगर आप देखो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, अब ने ऐड किया HCN हाइड्रोजन साइनाइड ऐड किया। ठीक है, अब ये जो CN नेगेटिव है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, ये भी क्या करेगा, कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेगा, जो H प्लस है वो O के साथ अटैच हो जाएगा, तो एक तरफ हमारा OH और एक तरफ CN आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CHOH CN, इसको बोलते हैं हाइड्रोसाइनिन। हाइड्रोसाइनिन बन गया हमारा। ठीक है, अब क्या करना है, फाइनल में हमने H3O प्लस में क्या कर रहे हैं, हम इसके हाइड्रोलिसिस करें तो याद रखना जो CN है वो क्या हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो हमारा बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH तो ये हमारा बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन दिया हुआ है हमें, यहाँ पे दिया हुआ है कंपाउंड, यहाँ पे एक तरफ क्या है कीटोन है, एक तरफ डबल बॉन्ड है, और हम यूज़ करें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्लस वाटर। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है, याद रखना ये कार्बोनाइल कंपाउंड्स की क्या कर सकते हैं, जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है उसकी तो रिडक्शन कर सकता है। ठीक है, उसकी तो रिडक्शन कर देगा, बट डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स की वो रिडक्शन नहीं कर सकता। ठीक है, मोस्टली कार्बन के जो कार्बन के डबल बॉन्ड है वो उसकी रिडक्शन नहीं करेगा। सो एज ए रिजल्ट क्या होगा, हमारा यहाँ पे रिडक्शन हो जाएगा और हमारा यहाँ पे अल्कोहल बन जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा OH, बट डबल बॉन्ड जो है वो रहेगा हमारा सेम। ठीक है, तो रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, व्हेन ए सर्टेन कंडक्टेंस सेल वाज फिल्ड विद 0.1 मोलर KCl, तो कंसंट्रेशन दिया हुआ 0.1 मोलर KCl, रेजिस्टेंस दिया हुआ है हमें 85 ओम्स, टेम्परेचर दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस। तो एक सेल में हमने क्या डाला, 0.1 मोलर KCl डाला। नेक्स्ट क्या हुआ, व्हेन द सेल वाज फिल्ड विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 0.052 मोलर्स ऑफ अननोन इलेक्ट्रोलाइट, तो उसी सेल में आपने क्या डाला, एक अननोन इलेक्ट्रोलाइट डाला, उसकी भी कंसंट्रेशन दिया है, उसकी भी रेजिस्टेंस दी हुई है, और आपको उस सॉल्यूशन की जो सेकंड वाला सॉल्यूशन है उसकी मोलर कंडक्टेंस फाइंड करनी है। आपको स्पेसिफिक कंडक्टेंस मींस कंडक्टिविटी दी हुई है, कप्पा दिया हुआ है ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन। सबसे पहले आपने क्या लिया, एक सेल लिया, उसमें एक सॉल्यूशन डाला, फिर उसी सेल में आपने क्या किया, दूसरा सॉल्यूशन डाला। तो अगर कभी आप ऐसा करते हो तो दोनों सेल का सेल कांस्टेंट क्या होता है, सेम होता है। तो आपको पता होना चाहिए कप्पा किसके इक्वल होता है, कप्पा इज इक्वल टू 1/r इंटू होता है सेल कांस्टेंट। ठीक है, तो हमारे फर्स्ट सेल का सारा वैल्यूज दिया हुआ है, उससे हम क्या निकालेंगे, सेल कांस्टेंट निकालेंगे, तो उसको हम सेकंड सेल में यूज कर सकते हैं। तो हमें पता चल गया जो सेल कांस्टेंट है वो किसके इक्वल हो जाता है, तो सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू कप्पा इंटू आर। कप्पा की वैल्यू हमें दी हुई है फर्स्ट सेल की रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी की, विच इज़ 1.29 10⁻⁻², और रेजिस्टेंस दिया हुआ है हमें 85। इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो आम का आंसर आ जाएगा 109.65 पर मीटर। ये आपका आ गया सेल कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट सेल। अब सेकंड सेल की बात करेंगे। सेकंड सेल में हमें फाइंड करना है, देखो हमें पूछा है मोलर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टिविटी विच इज़ λm। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, कंडक्टिविटी चाहिए। आप सेम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, हमें पता है कप्पा किसके इक्वल होता है, 1/r इंटू सेल कांस्टेंट। हम सेकंड सेल की बात कर रहे हैं, सेकंड सेल की रेजिस्टेंस हमें दी हुई है ऑलरेडी, वो है हमारी 1/96। सेल कांस्टेंट अभी अभी हमने फाइंड किया था 109.65। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, अगर हम इसकी कैलकुलेट कर लेंगे तो कंडक्टिविटी की वैल्यू आ जाएगी। जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो टोटल वैल्यू विल कम एज 1.142 पर ओम्स पर मीटर। ठीक है, तो ये आ गई हमारी कंडक्टिविटी की वैल्यू। अब हम फाइंड करेंगे मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी होता है कंडक्टिविटी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन, जो हम मोलैरिटी में लेते हैं। तो हम लिखेंगे 1.142 इंटू 1000, और हमें कंसंट्रेशन ऑलरेडी दी हुई है विच इज़ 0.052। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 219.61 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, तो 219.61 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल हमारा हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सेकेंड सेल। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया C5H10O डज नॉट रिड्यूस टॉलिन्स रिएजेंट। तो टॉलिन्स रिएजेंट को ये रिड्यूस नहीं करता। ठीक है, इसका मतलब दिस इज़ नॉट एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड हमारा नहीं हो सकता।
नेक्स्ट, बट फॉर्म्स एन एडिशन प्रोडक्ट विद सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, बट ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट कर सकता है, NaHSO3 के साथ ये रिएक्ट कर सकता है। तो मतलब इसमें क्या है, प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप है। अभी हमने पढ़ा कि अगर टॉलिन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, अगर टॉलिन प्रेजेंट नहीं है तो कौन सा कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो डेफिनेटली इसमें क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ कीटोन। नेक्स्ट, इट गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, तो कीटोन में हमारा होता है C डबल बॉन्ड O CH3, अगर ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है तो ये क्या देगा, आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो हमारा जो कंपाउंड है उसमें C डबल बॉन्ड O CH3 प्रेजेंट होगा, ये कीटोन होगा। इट गिव्स इथेनॉइक एसिड एंड प्रोपेनॉइक एसिड ऑन ऑक्सीडेशन, जो कंपाउंड है इथेनॉइक एंड प्रोपेनॉइक एसिड देगा, आइडेंटिफाई द कंपाउंड एंड राइट ऑल द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अगर हम बनाएं, इसमें ट्राई करते हैं कि हमारे C5H10O से हम कितने तरह के कंपाउंड बना सकते हैं जिसमें C डबल बॉन्ड O CH3 मिल जाए। तो हम बना सकते हैं दो तरह के, एक बनेगा हमारा CH3CO CH2 CH2 CH3, एक स्ट्रेट चेन वाला, और एक में हम ब्रांचिंग कर सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH CH3 CH3। अब इन्होंने क्या बोला कि अगर हम इन कंपाउंड की ऑक्सीडेशन करें तो हमारा क्या बनना चाहिए, इथेनॉइक एसिड विच इज CH3COOH और प्रोपेनॉइक एसिड विच इज CH3CH2COOH। अब हम क्या करते हैं, दोनों कंपाउंड्स को देखते हैं। अगर हम ऑक्सीडेशन करें तो याद रखना कीटोन के केस में क्या होता है, कंपाउंड क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। अगर आप फर्स्ट कंपाउंड को देखोगे, अगर आपने इसकी ऑक्सीडेशन की तो एक तरफ ऑक्सीडेशन इस कार्बन पे हो जाएगी, एक तरफ का ऑक्सीडेशन इस कार्बन पे हो जाएगी, दोनों में COH ग्रुप बन जाएगा, और हमारा जो फर्स्ट कंपाउंड है उसी से हमें मिल जाएगा इथेनॉइक एसिड एंड प्रोपेनॉइक एसिड। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा पेंटेन 2 ऑन। ठीक है, तो पेंटेन 2 ऑन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करेंगे 8th का और वाला क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रॉपर्टी। सबसे पहले दिया हुआ एसिडिक स्ट्रेंथ, बेंजोइक एसिड 3,4 डाइनाइट्रो बेंजोइक एसिड एंड 4 मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड, जिसकी सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ है वो है हमारा 4 मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, फिर उसके बाद एसिडिक स्ट्रेंथ जिसकी ज़्यादा है वो हो जाता है हमारा बेंजोइक एसिड, और लास्ट में आ जाता है हमारा 3,4 डाइनाइट्रो। ठीक है, 3/4 पोजीशन पे हमारा क्या नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है, COOH, 3,4 डाइनाइट्रो बेंजोइक एसिड। अब याद रखना क्या होता है, जो OCH3 होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है, OH का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कर देता है, एज ए रिजल्ट H रिलीज करना डिफिकल्ट हो जाता है, सो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, डिक्रीज होती है। इसमें कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, सो दैट्स वाई हमारा जो बेंजोइक एसिड है और 4 मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड से ज़्यादा एसिडिक है, और लास्ट में जो NO2 ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वो OH के बॉन्ड को क्या कर देता है, उसकी पोलैरिटी इंक्रीज कर देता है। ठीक है, पोलैरिटी इंक्रीज करने से बॉन्ड ईजिली ब्रेक हो जाता है और एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। तो याद रखना एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के। ठीक है, सेकेंड पार्ट हमें दिया हुआ है, आपको अरेंज करना है इंक्रीज ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ। जो सबसे कम एसिडिक होगा उसमें होगा CH3 CH CH3 COOH, ये सबसे कम एसिडिक होगा। उसके बाद हमारा आ जाएगा CH3 CHBr CH2 COOH, और सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा इसमें CH3 CH2 CHBr COOH। ठीक है, ये सब दिया हुआ है इसमें। तो हमें क्या पता है, सबसे पहले जो CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से याद रखना एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है, तो सबसे वाला कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी। नेक्स्ट वाले कंपाउंड की बात करेंगे, इसमें क्या हो रहा है, जो Br है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है Br, दोनों तरफ Br है, बट अगर हम देखेंगे, ठीक है, COH के पास वाला कहाँ पे Br है, तो ये सेकेंड वाला कंपाउंड है, इसमें जो Br है वो नियर टू द COH है। ठीक है, तो याद रखना ये हमारा जो इफेक्ट होता है इसे बोलते हैं -I इफेक्ट। ठीक है, -I इफेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है हमारे डिस्टेंस के, जितना स्मॉल डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, लार्ज डिस्टेंस पे कम। तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने से जो H+ और OH का बॉन्ड क्या होगा, पोलैरिटी क्या हो जाएगी, -I इफेक्ट जितना बढ़ेगा। ठीक है, तो याद रखना -I इफेक्ट जितना ज़्यादा हाई होगा उतना ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, हाई होती है। तो सेकेंड वाले कंपाउंड में Br क्लोज है, ठीक है, COH से, तो इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा हो जाएगी, फिर उसके बाद ये वाला कंपाउंड आएगा। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। पहला है कॉपर 1+ आयन इज़ नॉट स्टेबल इन एक्वस सोल्यूशन। अगर हम बात करें कॉपर 1+ की, जब आप उसको एक्वस सोल्यूशन में लेते हो तो वो बना देता है हमारा कॉपर 2+ एक्वस प्लस कॉपर। ठीक है,
याद रखना दिस इज ए टाइप ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इसमें क्या हो रहा है, एक तरफ कॉपर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है और एक तरफ क्या कर रहा है, इट इज शोइंग रिडक्शन। अब ऐसा क्यों होता है, कॉपर +1 की अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करेंगे, ये हो जाता है 3d10, ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, बट स्टिल ये क्या करता है, कॉपर 2+ में कन्वर्ट हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि याद रखना कॉपर 2+ का जो साइज़ है वो क्या होता है, स्मॉल होता है। स्मॉल साइज होने की वजह से ईजिली जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं इसे क्या कर सकते हैं, सराउंड कर सकते हैं। तो इसकी जो हाइड्रेशन इंथैल्पी है, ठीक है, जब वाटर के मॉलिक्यूल इसको सराउंड करते हैं ये स्टेबल हो जाता है, ये एनर्जी रिलीज करता है, उसे बोलते हैं हाइड्रेशन इंथैल्पी। क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा हाई होती है और ये कंपनसेट कर सकता है, ठीक है, इट कैन कंपनसेट फॉर सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी। तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन तो रिमूव था और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड थी वो हाइड्रेशन एंड एंथैल्पी क्या कर सकता है, प्रोवाइड कर सकता है। सो दैट्स वाई कॉपर जो है वो +2 स्टेट में प्रेजेंट होता है इन एक्वस सोल्यूशन। सेकेंड पार्ट है, विथ सेम D4 कन्फिग्रेशन कॉपर 2+ इज रिड्यूसिंग एंड वेयरएज Mn3+ इज ऑक्सीडाइजिंग। कॉपर जो 2+ है, ठीक है, वो क्या करता है, इट एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। कॉपर 2+ की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 3d4। सिमिलरली जो Mn3+ है वो एक्ट करता है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब कि खुद ये क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3d4 है। सबसे पहले क्रोमियम की बात करेंगे तो ये रिड्यूसिंग नेचर है, तो ये खुद क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा हमारा Cr3+ में। Cr3+ में जब ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा बनाएगा 3d3, ठीक है। इसे हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से समझेंगे। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हमने पढ़ा है कि 2 ऑर्बिटल होते हैं, एक होता है हमारा T2g और एक होता है Eg। अब T2g में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाफ फील्ड T2g हो जाएगा T2g3, ठीक है। सो हाफ फील्ड होने की वजह से जो क्रोमियम 3+ है वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। वेरस अगर हम मैग्नीज की बात करें, मैग्नीज क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर का खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, बनाएगा 3d5। और 3d5 में हम देखेंगे डी ऑर्बिटल को चेक करेंगे, 1 2 3 4 5, डी ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, हमारा हाफ फील्ड हो जाएगा, ठीक है। तो डी ऑर्बिटल जो है वो हाफ फील्ड है, उसकी वजह से Mn3+ जो स्टेट है वो क्या होती है, स्टेबल होती है। सो दैट्स वाई जो क्रोमियम है वो खुद क्या चाहता है, ऑक्सीडाइज होना, तो इट विल एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। मैग्नीज चाहता है कि वो क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, सो इट विल एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। थर्ड क्वेश्चन है, ट्रांजिशन मेटल इन जनरल एक्ट एज ए गुड कैटलिस्ट, ठीक है। तो याद रखना इनकी जो कैटेलिटिक एक्टिविटी होती है ट्रांजिशन मेटल्स की काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। ये ऐसा क्यों होता है, सबसे पहला जो रीज़न है कि इनकी क्या होती है, मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट। मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से दे कैन कंबाइन विद लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, काफ़ी ज़्यादा रिएक्टेंट के साथ ये कंबाइन कर सकते हैं। सेकेंड, जैसे इनकी मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ईजिली क्या कर सकते हैं, एड्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है। ईजिली क्या कर सकते हैं, वो एड्जॉर्ब कर सकते हैं रिएक्टेंट को, और एड्जॉर्ब करने के बाद दे कैन ईजिली फॉर्म कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सो दैट्स वाई इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ होने की वजह से कि मल्टी ऑक्सीडेशन स्टेट मल्टीपल है, दे कैन ईजिली एड्जॉर्ब, दे कैन ईजिली फॉर्म कॉम्प्लेक्स, तो दे विल एक्ट एज ए गुड कैटलिस्ट। एग्जाम्पल हम बात कर सकते हैं, जैसे हमारा हो जाता है वेनेडियम ऑक्साइड। वेनेडियम ऑक्साइड जो वेनेडियम है ये यूज़ होता है हमारा कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें आयरन जो होता है वो यूज़ होता है हमारा हेबर्स प्रोसेस में, ठीक है। और अगर हम बात करें कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन में, उसमें हम निकल यूज़ कर सकते हैं व्हेन यू आर एडिंग हाइड्रोजन। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ द मिथाइल अमाइन। मिथाइल अमाइन होता है हमारा CH3NH2, ठीक है। इसको हमने रिएक्ट किया है बेंजोइल क्लोराइड के साथ, विच इज C6H5COCl। ये जो होती है इसे हम बोलते हैं असाइलेशन। इसमें असाइल ग्रुप, इसमें HCl क्या होगा, रिमूव हो जाएगा हमारा, और क्या होगा हमारा बन जाएगा CH3NHCOC6H5, ठीक है। इसे हम बोलेंगे N मिथाइल, ठीक है। N पोजीशन पे क्या है, मिथाइल है, N मिथाइल बेंजामाइड, ठीक है। सो N मिथाइल बेंजामाइड विल बी फॉर्म्ड। 10th का बी पार्ट है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पीकेबी वैल्यू। हमें इसे अरेंज करना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पीकेबी। अब याद रखना जो बेसिक स्ट्रेंथ है
वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है पीकेबी वैल्यू के, ठीक है। तो अगर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में पीकेबी अरेंज कर रहे हो तो मतलब बेसिक स्ट्रेंथ का आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप अरेंज कर रहे हो। तो सबसे पहले आप लिखो जो सबसे ज़्यादा क्या है, बेसिक है। सबसे ज़्यादा बेसिक होता है हमारा C2H5 ट्वाइस NH, ये होता है हमारा सेकेंडरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन क्या होगा, सबसे ज़्यादा बेसिक होगा और पीके वैल्यू क्या होगी, इसकी सबसे कम होगी। ऐसा क्यों होगा पी की इसका बेसिसिटी सबसे ज़्यादा, क्योंकि जो C2H5 है इलेक्ट्रॉन दो तरफ से डोनेट करता है और नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे C2H5NH2 प्राइमरी अमाइन की। प्राइमरी अमाइन में जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन होता है वो एक तरफ से होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे इंक्रीज हो जाती है और पीके वैल्यू क्या होती है, इसकी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो पहले वाले से कंपैरिजन में बेसिक स्ट्रेंथ कम हो रही है बट पीके वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। थर्ड बात करेंगे हम, हमारा आ जाएगा NH3। NH3 में भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है बट इसको इलेक्ट्रॉन कोई डोनेट नहीं करता है, बेसिक स्ट्रेंथ कम हो रही है बट पीके वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और जो सबसे ज़्यादा जिसकी पीके वैल्यू होगी और जो सबसे कम बेसिक होगा वो होगा C6H5NH2, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें ये है हमारा एनिलीन। एनिलीन में क्या होता है, अगर हम बात करें इसमें जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं, रेजोनेंस करते हैं। रेजोनेंस करने से अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रही है, कम हो रही है और यहाँ पे जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो लीस्ट हो जाएगी। तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, सबसे कम है और इसकी पीकेबी वैल्यू क्या हो जाएगी, एनिलीन की हाईएस्ट हो जाएगी। 11th क्वेश्चन है, कोबाल्ट 2+ इज इजिली ऑक्सीडाइज टू 3+ इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाई। कोबाल्ट जो 2+ होता है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 3d7, ठीक है। बट स्ट्रॉन्ग लिगेंड पे ये बन जाता है CO3+ विच इज 3d6। ऐसा क्यों हो जाता है, अगर हम इसे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से पढ़ें, ठीक है। अगर हम बात करें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की, हमें पता है जो ऑर्बिटल्स हैं वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक होता है हमारा T2G और एक क्या होता है हमारा EG ऑर्बिटल, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है, पेयरिंग करता है। पेयरिंग करेगा सो एज ए रिजल्ट जो 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे हमारे T2G में, तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा T2G6। वेरएस अगर हमारे पास 3d7 होता तो हमारा होता T2G6 EG1। सो एज ए रिजल्ट जो कोबाल्ट 3+ है इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या होती है, अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होती है। सो दैट्स वाई जो कोबाल्ट है वो 3+ स्टेट में रहता है इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। सेकेंड पार्ट दिया, राइट द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लेटिनम इन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। हमें दिया PTEN2Cl2। अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि इसको कितने इलेक्ट्रॉन पेयर मिल रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे EN की, EN जो है इट्स डाइडेंटेड लिगेंड, ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है और टोटल कितना है 2। और क्लोरीन कितना है 2 है और ये 1 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, तो टोटल हो जाएंगे 4+2, तो टोटल ये एक्सेप्ट करेगा 6 इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। सो जो PT है वो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका हो जाएगा हमारा 6। और अगर हम इसी की बात की इसके चार्ज की, तो टोटल ये क्या पूरा न्यूट्रल है, X+ EN होता है हमारा न्यूट्रल 0, क्लोराइड आयन का चार्ज होता है -1 × 2 और ओवरऑल ये पूरा क्या न्यूट्रल है, तो X बिकम्स इक्वल टू +2, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा हमारा +2। नेक्स्ट हम 11th का और वाला क्वेश्चन करेंगे, राइट द आयोपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। हमें दिया हुआ है सबसे पहले CrNH3,6, सेकेंड दिया हुआ है COCN6। अब याद रखना दोनों के चार्ज होते हैं, जो पहला वाला होता है वो कैटाइनिक होता है, वो कैटाइन होता है, और सेकंड वाला क्या होता है, एनाइन होता है, पूरा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। दोनों के चार्ज होते हैं बट दोनों के चार्ज एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। सपोज मैंने क्रोमियम को, आप दोनों को क्या करना, जो भी मेटल है दोनों को डिफरेंट डिफरेंट नंबर दे सकते हो। सपोज मैंने क्रोमियम को +3 दे दिया नंबर, तो NH3 न्यूट्रल है तो पूरे कॉम्प्लेक्स का हो जाएगा +3 चार्ज। यहाँ पे मैंने कोबाल्ट को +3 दे दिया, CN का है -1 × 6, ये हो जाएगा ओवरऑल -3, ठीक है। तो अगर आपने दोनों मेटल्स को क्या दिया, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दे दिया है, तो आपका एक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा +3, दूसरा हो जाएगा -3, तो क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। वैसे आप चेक कर सकते हो बाकी डिफरेंट नंबर यूज़ करके, तो इसमें ये न्यूट्रलाइज हो रहा है। तो अब हम नाम लिखेंगे, हमें पता है पॉजिटिव चार्ज जो कॉम्प्लेक्स है इसको कैसे लिखेंगे, लिखेंगे हेक्सेनअमाइन, ठीक है। इट इज़ हेक्सेनअमाइन क्रोमियम, क्योंकि क्या पॉजिटिव चार्ज है तो हम सिर्फ मेटल का नाम लिखेंगे पूरा, क्रोमियम 3। सेकंड वाला क्या हो जाएगा हमारा, लिखा हुआ है हेक्सेन, साइनो लिख सकते हो और यू कैन राइट साइनाइडो कोबाल्टेट,
ठीक है, कोबाल्टेट 3। कोबाल्ट 8 क्यों लगाया हमने, क्योंकि नेगेटिव चार्ज था तो इसमें हम 8 लगाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की, गिव द फॉर्मूला ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन एंटिटी। सबसे पहले हमें फॉर्मूला देना, हमें दिया CO3+ बाउंड टू Cl नेगेटिव NH3 एंड 2 बाइडेंटेड इथेन 1,2 डायमाइन। तो हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले मेटल लिख लेंगे, हमारे पास ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा कोबाल्ट, En कितने दिए हुए हैं, हमें 2 दिए हुए हैं, Cl और NH3 दिया हुआ है 1। ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब ओवरऑल हम चार्ज देख लेते हैं, कोबाल्ट का चार्ज कितना दिया हुआ है +3, ये न्यूट्रल हो जाता है, Cl का -1 0। तो ओवरऑल अगर हम कॉम्प्लेक्स का चार्ज देखेंगे ये हो जाएगा हमारा +2। तो ये पहला कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। सेकंड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, हमें क्या दिया, निकल दिया हुआ Ni, ठीक है, इसके साथ क्या 2 ऑक्सीलेट आयन प्रेजेंट है, ऑक्सीलेट को OX लिख सकते हैं, OX ट्वाइस, और साथ में क्या है, वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब निकल का चार्ज कितना होता है, निकल का चार्ज होता है +2, ऑक्सीलेट का होता है -2 × 2, वाटर का होता है 0। तो ओवरऑल कितना चार्ज हो जाएगा हमारा, अगर हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, ओवरऑल चार्ज हमें फाइंड करना है, तो हमारा 2 - 4 = -2, तो इसका चार्ज हो जाएगा हमारा -2। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंपाउंड का नाम। हमें सबसे पहला जो कंपाउंड है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बात करेंगे। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आ जाएगा हमारा अमाइन, तो हम लिखेंगे अमाइन, फिर आ जाएगा हमारा क्लोराइडो, ठीक है, En 2 है तो हम इसमें लगाते हैं, En के साथ लगाते हैं बिस, इथेन 1,2 डाई अमाइन, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज है तो हम इसमें सिर्फ कोबाल्ट ही लिखेंगे, कोबाल्ट, ब्रैकेट में लिखेंगे इसका हम जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ऑलरेडी दिया हुआ है +3 है, और एंड में क्योंकि आयनिक फॉर्म में आयन। सिमिलरली अगर नेक्स्ट वाले का हम नाम लिखेंगे तो इसमें क्या, एक तरफ वाटर है एक तरफ ऑक्सीलेट आयन है, तो पहले एक्वा आता है तो लिखेंगे डाई एक्वा, इट इज़ डाई एक्वा। अब 2 हमारे ऑक्सीलेट आयन है तो इसमें लिखते हैं डाई ऑक्सैलेटो, ठीक है। अब निकल का चार्ज क्या है, निकल जो है तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स का चार्ज माइनस है तो हम लिखेंगे निकलेट, सो वी विल राइट निकलेट 2 आयन। नेक्स्ट हमें दिया, राइट द नेम एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ईच ऑफ द अबव कोऑर्डिनेशन एंटिटी। नेम ऑलरेडी हमने पता कर लिया। मैग्नेटिक बिहेवियर के लिए याद रखना, जो कोबाल्ट 3+ होता है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 3d6, ठीक है, 3d6 होती है। और निकल का हो जाता है, निकल जो है हमारा 2+ की फॉर्म में था, ये हो जाता है 3d8। अब इसमें अगर हम देखेंगे, इसमें क्या दिया हुआ है, En दिया हुआ है और NH3 दिया, दोनों क्या है हमारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड याद रखना क्या करते हैं, पेयरिंग कॉज करते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, पेयर्ड हो जाएंगे, और पेयरिंग होने की वजह से ये जो कॉम्प्लेक्स है ये हो जाएगा हमारा डायामैग्नेटिक। अगर सेकंड वाले कॉम्प्लेक्स में की हम बात करेंगे, इसमें ऑक्सीलेट आयन है और वाटर है, दोनों क्या है, वीक लिगेंड है। वीक लिगेंड पेयरिंग कॉज नहीं करते तो आपका जो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पैरामैग्नेटिक, तो कॉम्प्लेक्स आपका हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्शन सी की। सेक्शन सी है 5 मार्क्स का, ये हमारा केस बेस्ड क्वेश्चन है। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। द रेट ऑफ द रिएक्शन इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू डिक्रीज बाय हाफ। जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हाफ हो जाता है उसे हम बोलते हैं हाफ लाइफ, ठीक है। इनिशियल कंसंट्रेशन सपोज 8 था और हाफ लाइफ पे क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर टी हाफ होता है 0.693। इट मीन्स टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, तो इनिशियल कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट है। दिस शोज द टाइप ऑफ वेरिएशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ reactant exhibiting first order reaction. It is noted that though the major portion of the first order may be over in finite time, but the reaction will never cease as the concentration will be zero only at the infinite time. तो इन्होंने हम ये जो हाफ लाइफ इसलिए लेते हैं क्योंकि कोई भी जो रिएक्टेंट है वो कभी भी जो है कंप्लीटली कभी ओवर नहीं होता, उसकी कंसंट्रेशन जीरो तभी होगी एट इनफाइनाइट टाइम। सो दैट्स वाई हम लेते हैं कि उसकी कंसंट्रेशन हाफ कब होगी, तो उसको कैलकुलेट करना थोड़ा ईजी होता है। सो दैट्स वाई वी टेक हाफ लाइफ। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज़ ए रेट कांस्टेंट ऑफ K इज इक्वल टू 3.01 10⁻³ पर सेकेंड। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू डिकम्पोज हाफ ऑफ इट्स रिएक्टेंट। तो हमें डायरेक्टली क्या पूछ लिया है, टी हाफ पूछा हुआ है। हमें पता है टी हाफ किसके इक्वल होता है 0.693 डिवाइडेड बाई के, और के का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है। सो इट इज़ 0.693 डिवाइडेड बाई 3.01 10⁻³ ठीक है।
अब इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा जो टी हाफ है दैट इज इक्वल टू 230.3 सेकेंड्स। सेकेंड क्वेश्चन दिया द रेट कांस्टेंट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट दिया हुआ है, फाइंड द हाफ लाइफ। हमें पता है इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, अगर हम बात करें फर्स्ट ऑर्डर इट डिपेंड्स ऑन 0.693 डिवाइडेड बाय के पे, ठीक है। इनिशियल कंसंट्रेशन पे नहीं डिपेंड करता तो 0.693 डिवाइड बाय 7 इंटू 10⁻⁴, तो इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 990 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया प्लॉट द टी हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हमने अभी भी पढ़ा था जो टी हाफ है वो फर्स्ट इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो इनिशियल कंसंट्रेशन पे वो क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। और अगर आपने ग्राफ भी बना लिया, सपोज आपने ग्राफ बनाया हुआ है टी हाफ का, ठीक है, और इनिशियल कंसंट्रेशन, तो ये जो आपको लाइन मिलेगी वो हमेशा क्या मिलेगी आपको, स्ट्रेट लाइन। डी पार्ट दिया इज द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, ठीक है। अब याद रखना हमें पता है जो हाफ लाइफ है दैट इज इक्वल टू द 0.693 डिवाइडेड बाय के, ठीक है। तो जो हाफ लाइफ है वो के पे डिपेंड करता है, और जो के है, ठीक है, याद रखना के डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, के इज़ ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो अगर आप चेंज करोगे टेम्परेचर तो के की वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। सो यस, तो इसका आंसर हो जाएगा यस, द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया हो। सिमिलर वीडियोस मैंने बाकी चैप्टर्स के भी बनाए हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बनाए हुए हैं, सैम्पल पेपर के बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चेक कर सकते हो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।